आज की जो कहानी है ना वो मतलब किसी सस्पेंस थ्रिलर या डार्क कॉमेडी से बिल्कुल भी कम नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि भू राजनीति में जो चीजें कल तक पत्थर की लकीर मानी जाती थी वो आज पानी की तरह बह रही हैं। एकदम सही कहा आपने। मतलब एक ऐसी स्थिति की कल्पना करना भी मुश्किल था जहां जो देश पूरी दुनिया में एक ग्लोबल पुलिस बनकर घूम रहा हो, जिसने सबसे कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए हों। हाँ वही, वो अचानक सामने से आकर कहे कि प्लीज आप इन प्रतिबंधों को भूल जाइए और ये प्रतिबंधित तेल हमसे या कहीं से भी खरीद लीजिए। और मजे की बात यह है कि अमेरिका और भारत के बीच तेल को लेकर इस वक्त कुछ ऐसा ही चल रहा है। बिल्कुल। और आज हमारे पास इसी विषय पर BBC न्यूज हिंदी, आज तक और नवभारत टाइम्स की कुछ बेहद विस्तृत और चौंकाने वाली रिपोर्ट्स हैं। इन रिपोर्ट्स के पन्नों में जो जानकारी छिपी है ना, वो सच में दिमाग घुमा देने वाली है। तो आज के इस गहन विश्लेषण का हमारा मुख्य उद्देश्य यही डिकोड करना है कि आखिर अमेरिका ने भारत को रूसी तेल खरीदने के लिए 30 दिन की ये तथाकथित छूट दी ही क्यों है। और इसके जवाब में भारत ने जो दो टूक बात कही है, उसके पीछे का असली रणनीतिक और आर्थिक मास्टर प्लान क्या है। देखिए, इस पूरी स्थिति की विडंबना बहुत गहरी है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन करते हुए एक बात हमेशा सामने आती है कि कैसे बड़े बड़े आदर्श और सख्त नियम संकट के समय में व्यवहारिक जरूरतों के आगे घुटने टेक देते हैं। जो बात कल तक एक अटल नीति थी, वो आज बस एक समझौते में बदल गई है। मतलब ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है। बिल्कुल नहीं। अगर हम उन रिपोर्ट्स की गहराइयों में जाएं, तो ये साफ दिखता है कि अमेरिका का ये कदम एक बहुत ही सोची समझी और सच कहा जाए तो घबराहट में उठाई गई रणनीतिक चाल है। घबराहट? हाँ, ये दर्शाता है कि आदर्शवादी बयानबाजी और जमीनी हकीकत के बीच की खाई असल में कितनी चौड़ी होती है। रुकिए, अगर अमेरिका ने अचानक अपनी ही नीति पर ये यू टर्न लिया है, तो इसके पीछे कोई बहुत बड़ा डर होना चाहिए। सही बात है। क्योंकि बिना किसी ठोस कारण के दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश अपने ही बनाए नियम तो नहीं तोड़ता। ये आग निश्चित रूप से मध्य पूर्व से आ रही है ना? जी, जहां हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। तो उस मुख्य बिंदु को समझना जरूरी है जिसने इस पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था की सांसें अटका दी हैं। तो मैं बताता हूँ, ये डर पूरी तरह से मध्य पूर्व के हालिया घटनाक्रमों से जुड़ा है। स्रोतों के अनुसार ईरान और इजराइल के बीच जो संघर्ष चल रहा है, उसने एक बहुत ही भयंकर और अस्थिर रूप ले लिया है। बिल्कुल। विशेष रूप से ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद के हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं। और सत्ता के इस शून्य और गुस्से के बीच ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड, जिसे IRGC कहा जाता है, उसने एक ऐसी चेतावनी दी है जिसने पूरी दुनिया के बाजारों में खलबली मचा दी है। जी, उन्होंने हॉर्मुज जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से बंद करने की धमकी दे दी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज? जो लोग वैश्विक व्यापार को ट्रैक करते हैं वे जानते हैं कि ये कोई आम समुद्री रास्ता नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये ओमान और ईरान के बीच का एक बेहद संकरा समुद्री मार्ग है। और अगर रिपोर्ट्स के आंकड़े सही हैं, तो दुनिया भर का लगभग 20% कच्चा तेल यहीं से होकर गुजरता है। सही कहा। मतलब दुनिया में इस्तेमाल होने वाले हर 5 में से 1 बैरल तेल का रास्ता यही है। बाप रे! लेकिन क्या सच में रास्ते के बंद होने की धमकी से अमेरिका इतना घबरा सकता है? देखिए, बाजार हमेशा भविष्य की आशंकाओं पर प्रतिक्रिया देता है और ये प्रतिक्रिया बहुत तेज होती है। इस विवाद के तूल पकड़ने से पहले कच्चे तेल की कीमत लगभग $70.50 प्रति बैरल के आसपास थी। ठीक है। लेकिन जैसे ही IRGC की हॉर्मुज बंद करने की धमकी सामने आई, बाजार में दहशत फैल गई। ये कीमत उछलकर सीधे $92 प्रति बैरल तक पहुंच गए। जी, $92 कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ऊर्जा अर्थशास्त्र में इतनी तेज छलांग का मतलब है कि दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक बहुत बड़ा झटका तैयार हो रहा है। $92 प्रति बैरल। इसका सीधा मतलब है कि अगर ये उछाल जारी रहा तो हर देश में महंगाई बेकाबू हो जाएगी। बिल्कुल। परिवहन महंगा होगा, रोजमर्रा का सामान महंगा होगा और पूरी सप्लाई चेन चरमरा जाएगी। शायद अमेरिका को भी यही डर सता रहा है। और तभी उन्होंने अपनी पूरी रणनीति पलट दी। क्योंकि एक समय था जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रस्तावित व्यापार समझौते में 25% दंडात्मक टैरिफ हटाने की शर्त ही ये रखी थी कि भारत रूसी तेल की खरीद पूरी तरह से रोक दे। तब अमेरिका का पूरा जोर रूस को आर्थिक रूप से पंगु बनाने पर था। और आज वही अमेरिका 30 दिन की छूट की घोषणा कर रहा है। ये तो मतलब हद हो गई। यहाँ जो बात सबसे हैरान करने वाली है और जिसे समझना सबसे जरूरी है, वो ये है कि अमेरिका इसे अपनी नीति में बदलाव मानने से साफ इनकार कर रहा है। अच्छा,
तो वो इसे क्या कह रहा है? अमेरिकी ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट और वित्त मंत्री स्कॉट बिसेंट के जो बयान स्रोतों में दिए गए हैं, उनका विश्लेषण करना दिलचस्प है। वे इसे किसी नीतिगत नरमी के तौर पर पेश नहीं कर रहे हैं। उनके शब्दों में ये महज एक अल्पकालिक और व्यवहारिक तरीका या शॉर्ट टर्म प्रैक्टिकल फिक्स है। मतलब नाम बदल दिया बस। जी, पर इसका असली कारण जमीन पर नहीं बल्कि समंदर में तैर रहा है। समंदर में? असली खेल उन करोड़ों बैरल तेल का है जो इस वक्त समंदर में फंसा हुआ है। समंदर में फंसा हुआ तेल? ये कोई सड़क का ट्रैफिक जाम तो है नहीं? सुनने में अजीब लगता है। करोड़ों बैरल तेल बीच समंदर में कैसे फंसा हो सकता है? क्या इन विशालकाय जहाजों की कोई मंजिल नहीं है? मुझे तो ये समझना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। इसे इस गणित से समझा जा सकता है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के हवाले से जो आंकड़े सामने आए हैं, वे अंतर्राष्ट्रीय तेल व्यापार की एक अजीबोगरीब स्थिति को बयान करते हैं। ठीक है। इस वक्त अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में विशालकाय सुपर टैंकरों पर लगभग 1.5 करोड़ यानी 15 मिलियन बैरल रूसी कच्चा तेल तैर रहा है। 15 मिलियन बैरल? इसके अलावा सिंगापुर के पास भी करीब 70 लाख बैरल तेल से लदे जहाज खड़े हैं। बाप रे! ये ऐसे जहाज हैं जिनमें से प्रत्येक में 20 लाख बैरल तेल आता है। अब समस्या यह है कि चीन, जो आमतौर पर इस रूसी तेल का सबसे बड़ा और नियमित खरीदार होता है, हाँ, चीन तो बहुत तेल खरीदता है रूस से। वो फिलहाल अपने आपूर्तिकर्ताओं के साथ बहुत अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है। मतलब चीन ने अचानक से अपने सप्लायर्स के साथ मोलभाव में नखरे दिखाने शुरू कर दिए हैं। जी, जैसे किसी पारिवारिक समारोह में कोई रिश्तेदार रूठ जाता है और काम रुक जाता है, कुछ वैसा ही। ये तुलना काफी सटीक बैठती है। चीन इस अस्थिरता का फायदा उठाते हुए भारी डिस्काउंट मांग रहा है या नई शर्तें थोप रहा है। अच्छा, तो वो दबाव बना रहे हैं। बिल्कुल। नतीजतन ये सारे जहाज समंदर में बिना किसी निश्चित खरीदार के बस खड़े हैं। अब अर्थशास्त्र के नजरिए से देखा जाए तो एक विशाल सुपर टैंकर को रोजाना बीच समंदर में ऐसे ही खड़ा रखने या धीमे धीमे घुमाने का खर्च बहुत भारी होता है। जाहिर सी बात है, क्रू का खर्च होगा, भारी भरकम इंश्योरेंस होगा, जहाज का किराया होगा। ये लाखों डॉलर प्रतिदिन का नुकसान है। तो इसका अमेरिका से क्या लेना देना है? अमेरिका को ये डर सता रहा है कि अगर हुर्मुज़ स्ट्रेट सच में बंद हो गया और ये फंसा हुआ तेल भी बाजार तक नहीं पहुंचा, तो तेल की कमी से कीमतें $92 से कहीं आगे निकल जाएंगी, शायद $100 के पार निकल जाएंगी। इसलिए वैश्विक बाजार में कृत्रिम रूप से सप्लाई बनाए रखने के लिए अमेरिका चाहता है कि भारत अपनी रिफाइनरियों के लिए इस फंसे हुए तेल को तुरंत खरीद ले। तो ये 30 दिन की जो छूट दी गई है, वो असल में दुनिया पर या भारत पर कोई कूटनीतिक मेहरबानी नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये तो अमेरिका की खुद की अर्थव्यवस्था को वैश्विक महंगाई के झटके से बचाने की एक कोशिश है। एकदम सही। वो प्रतिक्रिया आई है, वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बहुत कम देखने को मिलती है। काफी कड़ी प्रतिक्रिया रही है। भारतीय सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने, जिनका नाम गुप्त रखा गया है, स्पष्ट शब्दों में कहा है कि भारत को तेल खरीदने के लिए किसी की इजाजत या अनुमति पर निर्भर रहने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। सही बात है। इस तरह का दो टूक और कड़ा जवाब आज की कूटनीति में एक नया अध्याय है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो भारत का ये कड़ा जवाब किसी क्षणिक आवेश का परिणाम नहीं है। ये भारत की एक बहुत ही सोची समझी पेट्रोलियम और ऊर्जा नीति का हिस्सा है। तो वो नीति क्या है? भारतीय अधिकारियों ने हमेशा स्पष्ट किया है कि उनके ऊर्जा खरीद संबंधी निर्णय मुख्य रूप से 3 स्तंभों पर टिके होते हैं। ठीक है। पहला सामर्थ्य यानी अफोर्डेबिलिटी, दूसरा उपलब्धता यानी अवेलेबिलिटी और तीसरा स्थिरता यानी सस्टेनेबिलिटी। मतलब तेल सस्ता हो, आसानी से मिले और लंबे समय तक मिलता रहे। जी, तेल किस देश से आ रहा है इस पर राजनीति करने के बजाय प्राथमिकता इस बात को दी जाती है कि वो देश की अर्थव्यवस्था के लिए सही कीमत पर और बिना किसी आपूर्ति बाधा के उपलब्ध हो। और इस बात की गवाही तो इतिहास भी देता है। 2022 का वो दौर याद आता है जब रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत हुई थी। उस समय अमेरिका और पूरे यूरोपीय संघ ने भारत पर भारी कूटनीतिक दबाव बनाया था कि वो रूस से तेल खरीदना बंद कर दें। सैंक्शंस की धमकियां तक दी जा रही थीं। लेकिन उस भारी दबाव के बावजूद भारत ने अपनी घरेलू जरूरतों को सबसे ऊपर रखा और रूस से भारी छूट पर तेल खरीदना जारी रखा। बिल्कुल। तो फिर सवाल ये उठता है कि अमेरिका आज ये 30 दिन की छूट का शुगुफा क्यों छोड़ रहा है, जब भारत वैसे भी अपने हितों के हिसाब से तेल खरीद ही रहा था। तो इस नई घोषणा का असली मकसद क्या है? कूटनीतिक भाषा में इसे चेहरा बचाने की कवायद या फेस सेविंग एक्सरसाइज कहा जाता है। अच्छा। सूत्रों और विशेषज्ञों के हवाले से ये बात स्पष्ट रूप से उभर कर आती है कि अमेरिका द्वारा दी गई ये 30 दिन की छूट
असल में भारत के लिए है ही नहीं। तो किसके लिए है? ये पूरी तरह से उनके खुद के घरेलू दर्शकों यानी डोमेस्टिक ऑडियंस को शांत करने का एक तरीका है। ओहो। अमेरिका दुनिया को और अपनी जनता को ये दिखाना चाहता है कि वैश्विक व्यवस्था का नियंत्रण अभी भी उसी के हाथ में है। और उसी ने उदारता दिखाते हुए भारत को ये तेल खरीदने की इजाजत दी है। जबकि कूटनीतिक सच्चाई ये है कि भारत तो बिना किसी छूट के भी अपनी जरूरत का वो तेल खरीदने ही वाला था। ये तो वही बात हो गई कि कोई इंसान खुद ही अपने तय किए हुए रास्ते पर चल रहा हो और पीछे से कोई आके कहे हाँ मैंने ही तुम्हें आगे बढ़ने की अनुमति दी है। बिल्कुल सटीक उदाहरण दिया आपने। बहुत ही हास्यास्पद स्थिति लगती है। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल जो लगातार मेरे दिमाग में घूम रहा है। जी पूछिए। वो ये है कि जब पूरे दुनिया में तनाव का ऐसा माहौल है, हॉर्मुज़ बंद होने की धमकियां मिल रही हैं, तेल की कीमतें उछल रही हैं, ऐसे में भारत इस वैश्विक उथल-पुथल के बीच इतना शांत और आश्वस्त कैसे नजर आ रहा है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। क्योंकि किसी भी देश में तेल की कमी की जरा सी आहट से ही अर्थव्यवस्था में घबराहट फैल जाती है, लेकिन यहाँ स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में दिख रही है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। इस शांति और आत्मविश्वास का कारण भारत की रणनीतिक ऊर्जा सुरक्षा की मास्टर क्लास में छिपा है। मास्टर क्लास? जी, ये कोई संयोग नहीं है, बल्कि दशकों की योजना और बुनियादी ढांचे के विकास का परिणाम है। तो रिपोर्ट्स के आंकड़े क्या कहते हैं? स्रोतों में जो डेटा दिया गया है वो इस बात को बहुत गहराई से समझाता है। इसका सबसे पहला और मजबूत आधार है बफर स्टॉक या आरक्षित भंडार। ठीक है। आज भारत के पास 250 मिलियन यानी 25 करोड़ बैरल से अधिक कच्चे तेल और परिष्कृत उत्पादों का एक विशाल और सुरक्षित भंडार मौजूद है। 250 मिलियन बैरल। इस आंकड़े की विशालता को अगर जमीनी हकीकत में बदला जाए तो इसका क्या मतलब है? मैं समझाता हूँ। क्या ये भंडार किसी भी अचानक आए रुकावट को झेलने के लिए काफी है? बिल्कुल काफी है। ये स्टॉक इतना बड़ा है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सप्लाई चेन पूरी तरह से टूट भी जाए, मतलब कोई जहाज ना आए जी, और बाहर से एक बूंद तेल भी देश में ना आए, तो भी देश की जरूरतें 7 से 8 हफ्तों तक आराम से पूरी की जा सकती हैं। 7 से 8 हफ्ते? इसे स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व और रिफाइनरियों के पास मौजूद विशाल कमर्शियल स्टॉक के रूप में सुरक्षित रखा गया है। तो ये एक तरह का कुशन है। हाँ, ये एक ऐसा रणनीतिक कुशन है जो बाजार में किसी भी तरह की पैनिक बाइंग या घबराहट को पनपने से रोकता है। 7 से 8 हफ्ते का बैकअप होना वाकई एक बहुत बड़ी सुरक्षा परत है। लेकिन सिर्फ स्टॉक जमा कर लेना ही किसी दीर्घकालिक संकट का समाधान नहीं हो सकता। सही कह रही हैं आप। अगर 2 महीने बाद भी हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य बंद ही रहा, तब क्या होगा? इस स्थिति से निपटने के लिए क्या रणनीति है? यहीं पर भारत की दूसरी और सबसे कारगर रणनीति सामने आती है, आपूर्तिकर्ताओं का विस्तार, जिसे आर्थिक भाषा में डाइवर्सिफिकेशन कहा जाता है। बिल्कुल। भारत ने बहुत ही कूटनीतिक सूझबूझ से अपनी निर्भरता किसी एक देश या किसी एक भौगोलिक क्षेत्र से कम कर ली है। पहले स्थिति क्या थी? कुछ समय पहले तक भारत मुख्य रूप से 27 देशों से कच्चा तेल आयात करता था। ठीक है। लेकिन अब इस आपूर्ति श्रृंखला को बढ़ाकर 6 महाद्वीपों के 40 देशों तक फैला दिया गया है। 40 देश? मतलब आपूर्ति के जोखिम को अलग अलग जगहों पे बांट दिया गया है ताकि कोई एक संकट पूरी व्यवस्था को न रोक सके। सटीक विश्लेषण है। और इसका सबसे बड़ा और सीधा फायदा ये हुआ है कि आज भारत की ऊर्जा सुरक्षा किसी एक चोक पॉइंट यानी किसी एक समुद्री रास्ते पर निर्भर नहीं है। जैसे कि हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य। बिल्कुल। जिस हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य को लेकर आज पूरी दुनिया की सांसें अटकी हुई हैं, भारत का केवल लगभग 40% कच्चा तेल ही वहां से आता है। सिर्फ 40%? जी, बाकी 60% कच्चा तेल अन्य सुरक्षित समुद्री मार्गों और उन देशों से आता है जो इस वर्तमान मध्य पूर्व के युद्ध से पूरी तरह अप्रभावित हैं। तो सारा रिस्क एक ही टोकरी में नहीं है? सही कहा। और यही मुख्य कारण है कि इस भारी वैश्विक संकट के बीच भी देश में ऊर्जा की कोई कमी महसूस नहीं की जा रही है। ये वाकई एक दूरदर्शी रणनीति है, अपनी आपूर्ति श्रृंखला को इतना मजबूत बना लेना कि कोई एक भौगोलिक अड़चन पूरे देश की रफ्तार न रोक सके। जी, लेकिन इस भू राजनीतिक शतरंज के खेल में एक बहुत ही अजीब आर्थिक मोड़ आ गया है जिसने बाजार के सारे पुराने समीकरणों को पूरी तरह से पलट कर रख दिया है। हाँ, ये वाला हिस्सा तो अर्थशास्त्र के जानकारों को भी हैरान कर रहा है। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि बाजार में कीमतों का खेल कैसे भारी डिस्काउंट से शुरू होकर अचानक प्रीमियम तक पहुंच गया है। यह समझना बहुत जरूरी है कि ये आर्थिक उलटफेर कैसे हुआ। जी, ये इस पूरे घटनाक्रम का शायद सबसे चौंकाने वाला आर्थिक पहलू है।
जैसे ही ये खबर साफ हुई कि समंदर में फंसा हुआ ये रूसी तेल खरीदा जा सकता है और हॉर्मूज के बंद होने का खतरा मंडरा रहा है जी, तो भारतीय रिफाइनरियां तुरंत हरकत में आ गई। कौन सी कंपनियां? HPCL, MRPL और रिलायंस जैसी बड़ी कंपनियां जो भारी मात्रा में कच्चे तेल को रिफाइन करती हैं, वे फिर से बाजार में बेहद सक्रिय हो गई हैं। ठीक है, अब यहाँ कच्चे तेल की अलग अलग किस्मों और उनकी कीमतों का जो खेल है उसे समझना होगा। बताइए। पिछले महीने तक की ही बात है, दक्षिण एशिया के बाजार में रूसी यूराल्स ग्रेड का तेल अंतर्राष्ट्रीय ब्रेंट क्रूड के मुकाबले भारी डिस्काउंट पर मिल रहा था। कितना डिस्काउंट? ये डिस्काउंट करीब 15 से $20 प्रति बैरल तक था। थोड़ा इसे आसान भाषा में तोड़ते हैं। ब्रेंट क्रूड वो बेंचमार्क है जिससे दुनिया भर में तेल की कीमतें तय होती हैं। सही। तो पिछले महीने तक उसी बेंचमार्क से $15-20 कम कीमत पर यूराल्स ग्रेड तेल मिल रहा था। $15 से $20 का डिस्काउंट तो एक बहुत बड़ा मुनाफे का मार्जिन है। बहुत बड़ा। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया है कि ये स्थिति पूरी तरह से बदल गई है? अब बाजार में भारी मांग और भविष्य की अनिश्चितता हावी हो गई है। हुर्मुज के संभावित बंद होने के डर से बाजार में तेल हासिल करने की होड़ मच गई है। पैनिक बाइंग एक तरह से, हाँ। और इस अचानक आए भू राजनीतिक बदलाव के कारण वही भारतीय रिफाइनरियां जो कल तक उसी रूसी तेल पर $20 का डिस्काउंट एंजॉय कर रही थीं, आज क्या कर रही हैं? आज वे उसी यूराल्स ग्रेड तेल के लिए अंतर्राष्ट्रीय ब्रेंट क्रूड की कीमत से $2 से $4 प्रति बैरल ज्यादा देने को तैयार हैं। ज्यादा? जी, अर्थशास्त्र की भाषा में इसे प्रीमियम पर खरीदना कहते हैं। क्या बात है! मतलब जो चीज कल तक भारी सेल में सस्ते दाम पर मिल रही थी, आज उसी चीज के लिए तत्काल टिकट की तरह अतिरिक्त पैसे चुकाए जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ये तो सप्लाई और डिमांड का बहुत ही निर्दयी खेल है। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या इस प्रीमियम कीमत पर भी तेल खरीदना समझदारी है? रिफाइनरियां ज्यादा पैसा क्यों दे रही हैं? क्योंकि यहाँ जोखिम का गणित काम कर रहा है। वो कैसे? अगर हॉर्मोज सच में बंद हो गया तो अंतर्राष्ट्रीय ब्रेंट क्रूड की कीमत ही $100 या $120 पार कर सकती है। तब तो ये प्रीमियम बहुत छोटा लगेगा। बिल्कुल, तब ये $2 से $4 का प्रीमियम बहुत मामूली रकम लगेगी। रिफाइनरियां भविष्य के बहुत बड़े नुकसान और सप्लाई रुकने के खतरे से बचने के लिए आज ये प्रीमियम चुका रही हैं। तो वे भविष्य का रिस्क कवर कर रही हैं। जी, ये वो पल है जहां सप्लाई सुरक्षित करने की जरूरत प्रतिबंधों और कीमतों की राजनीति पर पूरी तरह हावी हो जाती है। और इसके चलते आयात पर भी तो असर पड़ा होगा। बहुत बड़ा असर पड़ा है। जो भारत का तेल आयात पिछले महीने गिरकर करीब 10.6 लाख बैरल प्रतिदिन रह गया था, वह फिर से उछलकर 20 लाख बैरल प्रतिदिन के स्तर तक पहुंचने की संभावना है। जी, ये उछाल दिखाता है कि बाजार कितनी तेजी से अवसरों को भांपता है और जोखिमों को कवर करता है। 20 लाख बैरल प्रतिदिन का आयात, ये आंकड़े सच में अर्थशास्त्र और कूटनीति की एक नई तस्वीर पेश करते हैं। सही कहा। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? अगर इस पूरे विश्लेषण के सभी धागों को एक साथ पिरोया जाए तो ये स्पष्ट होता है कि वैश्विक संघर्ष अब केवल 2 देशों की भौगोलिक सीमाओं तक सीमित नहीं रहते। वे लहरों की तरह पूरी दुनिया में फैलते हैं और सीधे तौर पर स्थानीय ऊर्जा सुरक्षा को प्रभावित करते हैं। बिल्कुल। लेकिन साथ ही ये पूरा घटनाक्रम ये भी साबित करता है कि अगर सही कूटनीति, दूरदर्शिता और कड़े फैसले लेने की क्षमता हो तो एक देश अंतर्राष्ट्रीय दबावों, कड़े प्रतिबंधों और सूचनाओं के इस भारी शोरगुल के बीच भी अपने राष्ट्रीय हित का सुरक्षित रास्ता निकाल सकता है, जो कि भारत ने किया है। जी, 250 मिलियन बैरल का स्टॉक, 40 देशों से व्यापार और बिना किसी झिझक के अपनी शर्तों पर काम करना, ये आज की दुनिया में आत्मनिर्भरता की एक नई परिभाषा लिख रहा है। इससे एक बहुत अहम सवाल खड़ा होता है और इस पूरे विश्लेषण से एक बहुत ही अहम निष्कर्ष भी निकलता है। वो क्या? ऊर्जा सुरक्षा की जो पारंपरिक परिभाषा हुआ करती थी कि बस तेल के स्रोत ढूंढो और अनुबंध कर लो, वह पूरी तरह से बदल चुकी है। आज के दौर में ऊर्जा सुरक्षा का असली मतलब एक ऐसा मजबूत और लचीला रणनीतिक ढांचा तैयार करना है जहां दुनिया का कोई भी एक भौगोलिक चोक पॉइंट, चाहे वो हरमूज का जलडमरू मध्य हो या कोई और महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता, जी, वो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को रातों रात बंधक न बना सके। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है और इस पूरी चर्चा के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल उभर कर सामने आता है जो इस पूरे कूटनीतिक ताने बाने को देखने का नजरिया ही बदल सकता है। वो क्या सवाल है? जब कोई अप्रत्याशित भू राजनीतिक संकट रातों रात किसी ऐसे उत्पाद को
जिस पर दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों ने सबसे कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए हों, अचानक एक अत्यंत आवश्यक और महंगी वस्तु में बदल सकता है, जिसके लिए प्रीमियम तक दिया जाने लगे। जी। तो क्या इस तेजी से बदलती बहुध्रुवीय दुनिया में आर्थिक प्रतिबंधों का पूरा कॉन्सेप्ट ही अब पुराना और बेअसर होता जा रहा है?